Hello students, this is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAV College, Siwan. This video is for MCOM Semester 4th, Subject Financial Institution and Market, Paper 16th. Elective paper है Paper 16th, and this is also for BCom second year पेपर सब्जेक्ट मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम पेपर 16th, क्योंकि उनका भी सब्सिडरी सब्जेक्ट मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है, तो उसके लिए भी है ये वीडियो। एमकॉम 4th सेमेस्टर के लिए यूनिट 4th में आता है, ये कॉमर्शियल बैंक का जिक्र हम करेंगे आज, और बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए ये यूनिट 3rd में आता है कॉमर्शियल बैंक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल बैंक, प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो ये दोनों क्लास के लिए है, बीकॉम सेकंड के लिए भी और एमकॉम 4th के लिए भी। तो जैसा कि स्ट्रक्चर हम करेंगे, इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय बैंक। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में ये देख लिया व्हाट डू यू मीन बाय बैंक्स, आज फिर हम थोड़ा सा इस पर हल्का हल्का प्रकाश डालेंगे व्हाट डू यू मीन बाय बैंक। तो बैंक मीन्स द इंस्टीट्यूशंस विच डील्स इन मनी इज कॉल्ड बैंक। और कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक द इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो लोगों की मनी को डिमांड के रूप में, डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करता है और उसी मनी को लोन के रूप में उन लोगों को देता है जिनको इसकी जरूरत है। तो इस तरह के फंक्शन जो परफॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक। तो ये रहा कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल बैंक, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक्स, इससे पहले की वीडियोस में। तो अब हम इसका जो मेन पार्ट है स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, वो हम करेंगे। दोनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कॉमर्शियल बैंक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम इसको एक फिगर बनाकर इसके स्ट्रक्चर को दर्शाएंगे या हम दिखाएंगे। पेपर में देखो प्रेजेंटेशन अच्छी होती है इस तरीके से, पहले इसको इसके स्ट्रक्चर को फिगर के थ्रू समझा दिया जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ने लिखना भी है, और उसके बाद 1 by 1 इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम विद द हेल्प ऑफ फिगर इसको समझेंगे, इससे प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, नंबर भी मिलेंगे। तो इसके बाद हम 1 by 1 इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो कॉमर्शियल बैंक्स के स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं। तो कॉमर्शियल बैंक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। 2 पार्ट में बांटा जाता है, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। और अब हम करेंगे शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक को भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं। शेड्यूल बैंक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडियन बैंक एंड फॉरेन बैंक। अब हम इंडियन बैंक करेंगे। इंडियन बैंक्स को भी आगे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक। ये हम शेड्यूल बैंक के ही पार्ट अभी हम कर रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके शेड्यूल बैंक के 2 पार्ट हैं, इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक। फिर उसके बाद इंडियन बैंक के भी 2 पार्ट हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक। और पब्लिक सेक्टर बैंक के आगे 3 पार्ट है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक और रीजनल रूरल बैंक, जिसको RRBs भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में इसकी। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ फिगर ये समझ सकते हैं कॉमर्शियल बैंक के स्ट्रक्चर को। एक बार दोबारा से बोल देता हूँ, कॉमर्शियल बैंक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। नंबर A डालकर शेड्यूल बैंक लिखना, B नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक के कोई पार्ट्स नहीं है। शेड्यूल बैंक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इंडियन बैंक्स और दूसरा है फॉरेन बैंक्स। अब हम इंडियन बैंक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन बैंक्स भी आगे 2 पार्ट में बांटा हुआ है। इंडियन बैंक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक को आगे हमने 3 पार्ट में बांटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1,
नंबर 2 नेशनलाइज्ड बैंक और नंबर 3 रीजनल रूरल बैंक। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे बारी बारी से। सबसे पहला हम करते हैं जो कमर्शियल बैंक का फर्स्ट पार्ट है, शेड्यूल बैंक। व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल बैंक? इस तरीके से हमने जिस तरीके से फिगर में शो किया हुआ है, जो नंबरिंग डाली हुई है, उसी तरीके से हम इसकी एक्सप्लेनेशन को करेंगे ताकि एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन ना हो। व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल बैंक? शेड्यूल बैंक इज so called because it has been included in the second schedule of Reserve Bank of India Act 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग शेड्यूल बैंक क्या है? वो बैंक जो रिजर्व बैंक के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड है उसको बोलते हैं शेड्यूल बैंक। और जिसकी पेड अप कैपिटल कम से कम, पेड अप कैपिटल और रिजर्व मिलाकर कम से कम 5 लाख हो, उसको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। तो इस तरीके से हम शेड्यूल बैंक को परिभाषित कर सकते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड है उसको बोलते हैं शेड्यूल बैंक। तो जैसा कि हमने फिगर में भी देखा कि शेड्यूल बैंक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक। अब हम करेंगे इंडियन बैंक। व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन बैंक? तो ये तो बहुत आसान है। इंडियन बैंक, किस बैंक को इंडियन बैंक कहेंगे? वो बैंक जिसका इनकॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड इंडिया में हुआ हो उसको बोलते हैं इंडियन बैंक। जिसका होम जो ऑफिस होता है वो इंडिया में हो उसको बोलते हैं इंडियन बैंक। जो हेड ऑफिस है, सॉरी, जिसका हेड ऑफिस इंडिया में हो उसको क्या बोलेंगे? जिस भी बैंक का हेड ऑफिस इंडिया में हो उसको क्या बोलेंगे? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो जैसा कि हमने फिगर में देखा है, इंडियन बैंक्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये तो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है पहले भी। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट सेक्टर। तो इसी तरीके से बैंक को भी हम जोड़ देंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। इंडियन बैंक्स के 2 पार्ट हैं। ये हम देखो, ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम ये कमर्शियल बैंक के पार्ट कर रहे हैं जिसमें से पहला पार्ट हमारा शेड्यूल बैंक है। ये सभी शेड्यूल बैंक के ही पार्ट हैं। शेड्यूल बैंक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से? इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक। तो सबसे पहला हम इंडियन बैंक कर रहे हैं। इंडियन बैंक क्या होता है? जिस भी बैंक का रजिस्ट्रेशन और जो इंडिया में ही बनाया गया हो, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडियन बैंक। और इंडियन बैंक के भी आगे 2 पार्ट हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब हम करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। जिस भी बैंक पर अपने गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हो उसको पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। और अगर हम उसमें कॉमर्स की भाषा में कहें तो दोज बैंक्स are public sector banks whose 50% of capital is provided by central government, 15% by the state government and balance 35% by the sponsoring public sector commercial banks। वो पब्लिक सेक्टर बैंक किसको बोलते हैं? जिसकी पेड अप कैपिटल का 50% कैपिटल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, 15% स्टेट गवर्नमेंट के पास और बैलेंस 35% उस कमर्शियल बैंक के पास हो। जो स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक है उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये रहा पब्लिक सेक्टर बैंक। और सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं जिस भी बैंक पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हो उसको क्या बोलेंगे हम? पब्लिक सेक्टर बैंक। तो आगे हम पब्लिक सेक्टर बैंक को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 2 नेशनलाइज्ड बैंक और नंबर 3 रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहला अब हम करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक और कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो 1955 में एस्टेब्लिश हुआ था। किसको टेक ओवर करके? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को टेक ओवर करके
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था, जो अब तक का भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, जो शेड्यूल बैंक में, जिसको हम शेड्यूल बैंक कमर्शियल बैंक का शेड्यूल बैंक भी बोलते हैं, सबसे बड़ा 1955 में इसको एस्टेब्लिश किया था बाय टेकिंग ओवर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक का पहला पार्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड हम करेंगे नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक कौन से बैंक होते हैं? वो बैंक्स जिसको 1969 में नेशनलाइज्ड किया हुआ था उसको नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं। 1969 में 14 बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के थे, 14 बैंक, उनको नेशनलाइज्ड किया था। उसके बाद 1980 में 6 बैंक और नेशनलाइज्ड हुआ था। तो इस तरीके से कुल टोटल 20 बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे। उसके बाद एक बैंक का विलय विजया बैंक में भी हो गया था। तो 19 नेशनलाइज्ड बैंक 1980 तक हुए थे, 14 बैंक 1969 में और फिर 6 बैंक 1980 में। देखो, अगर लेटेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 को आरबीआई ने 10 नेशनलाइज्ड बैंक को अमलगमेट कर दिया, उसको अप्रूवल दे दी थी। तो अभी कुछ 10 बैंक आपस में नेशनलाइज्ड हुए, तो इसमें नेशनलाइज्ड बैंक की संख्या कम हो गई, लेकिन वो 10 बैंक आपस में विलय हो गए 1 अप्रैल 2020 को। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें जो 1 अप्रैल को मिली थी आरबीआई द्वारा, इसमें हम जैसे आप लोगों ने खबर भी सुनी होगी, बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में जिसका विलय हो गया था, अमलगमेट हो गया था। सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक में अमलगमेट हुआ। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ये हुआ था। यूनियन बैंक में इसका अमलगमेशन हुआ। इसी तरीके से इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में अमलगमेट हुआ, मतलब आपस में विलय हो गए। तो ये 10 बैंक हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक थे वो आपस में विलय हो गए। तो इस तरीके से नेशनलाइज्ड बैंक की संख्या कम हो गई है। तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये इसका भी हमारे को नॉलेज होनी जरूरी है। ये आप लोग अपने पेपर में लिख सकते हो, तो इससे एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। करंट अफेयर्स भी है ये। तो ये सेकंड पार्ट था पब्लिक सेक्टर बैंक का। थर्ड है रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज। 1975 में बनाया गया था फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्री। एक कंट्री की वीकर सेक्शन में को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए आरआरबीज बने थे। देखो, एक कंट्री या एक जिले के वीकर सेक्शन कौन से होते हैं? गांव, जहां पर हर तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती, वहां पर ये बैंक बनाए गए थे। रीजनल रूरल बैंक गांव के लिए, जहां पर गांव को हम वीकर सेक्शन बोलते हैं क्योंकि वहां पर हर तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती। तो वहां पर लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए इस तरह के बैंक बनाए गए थे, रीजनल रूरल बैंक। तो ये हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक के ये पार्ट थे 3। अब हम करेंगे जो सेकंड पार्ट है किसका? इंडियन बैंक का। इंडियन बैंक का सेकंड पार्ट हम करेंगे। इंडियन बैंक को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक हमने कर लिया। पब्लिक सेक्टर बैंक के भी 3 पार्ट कर लिया हमने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक और थर्ड रीजनल रूरल बैंक। अब हम जो इंडियन बैंक है उसका दूसरा पार्ट हम करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक, सेकंड पार्ट। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक तो अब पब्लिक सेक्टर बैंक के बिल्कुल उल्टा है, जिसमें प्राइवेट लोगों का या हम ये कह सकते हैं जिसके ज्यादा से ज्यादा जिसकी कैपिटल प्राइवेट हैंड में हो उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। जिस बैंक की ज्यादा से ज्यादा कैपिटल किसके हाथ में हो? प्राइवेट हैंड में। Private sector banks refers to those banks where most of the capital is in private hands. For example, HDFC है, ICICI है, एक्सिस बैंक है। ये क्या है? किसके एग्जाम्पल है? प्राइवेट सेक्टर बैंक के। तो इस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रेफर्स टू दोज बैंक्स वेयर मोस्ट ऑफ कैपिटल इज इन प्राइवेट हैंड्स। तो इसके एग्जाम्पल भी हम दे देंगे लिखते हुए। तो ये हो गया इंडियन बैंक हमने कर लिया। इंडियन बैंक जो
शेड्यूल बैंक के जो 2 पार्ट थे, कौन कौन से, इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक, तो इसका हमने इंडियन बैंक कर लिया। अब हम करेंगे फॉरेन बैंक्स। तो इंडियन बैंक्स तो जैसे कि हमने कहा जिसका रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ हो उसको इंडियन बैंक बोलते हैं। तो ठीक इसके उल्टा फॉरेन बैंक का है। फॉरेन बैंक किसको बोलेंगे? जिस भी बैंक का इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं हुआ हो, इंडिया से बाहर हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे हम? फॉरेन बैंक। A foreign bank is a banking company which is incorporated and headquartered outside India, and the controlling persons are resident outside India is called foreign bank. For example क्या? Standard Chartered Bank, Bank of America, Barclays Bank, ये किस तरह के एग्जाम्पल हैं? फॉरेन बैंक के। तो हम सिंपल से शब्दों में हम ये कह सकते हैं ऐसा बैंक जिसका हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर हो, दूसरे देश में हो, तो वो इंडिया के लिए क्या हुआ? फॉरेन बैंक हो गया। इसके एग्जाम्पल दे देंगे हम। तो इस तरीके से ये फॉरेन बैंक्स को हम लिख सकते हैं, बहुत आसान है। उसके बाद हम कमर्शियल बैंक का सेकंड पार्ट करेंगे, नॉन शेड्यूल बैंक। तो जिस तरीके से हमने शेड्यूल बैंक को कहा था, क्या कहा था? शेड्यूल बैंक कौन से बैंक होते हैं? वो बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड हैं, उसको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। इसी तरीके से इसका ठीक उल्टा नॉन शेड्यूल बैंक हो जाएगा। नॉन शेड्यूल बैंक किसे बोलेंगे? वो बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन शेड्यूल बैंक। सिंपल सी बात है। शेड्यूल बैंक का बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन शेड्यूल बैंक्स। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बैंक्स वेयर named do not figure in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934 are non-schedule banks। या हम ये कह सकते हैं banks was named is not registered या not included in the second schedule bank of the Reserve Bank of India Act 1934 are called non-schedule banks। और non-schedule banks के बारे में हम एक इंफॉर्मेशन ये भी लिख सकते हैं, द शेयर ऑफ नॉन शेड्यूल बैंक्स हैज बीन डिक्लाइन प्रोग्रेसिवली ओवर द ईयर्स, इट हैज बिकम ऑलमोस्ट नील नाउ। भारत में नॉन शेड्यूल बैंक एक मतलब लगभग ना के ही बराबर है, क्योंकि इनके जो शेयर्स है वो किस तरीके से मतलब डिक्लाइन हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो गिर रहे हैं ना, गिर ही गए हैं, तो इसलिए ये भारत में लगभग क्या है? ऑलमोस्ट नील के बराबर है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन शेड्यूल बैंक। तो ये था कॉमर्शियल बैंक्स का जो स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो एमकॉम 4th सेमेस्टर के लिए भी थी और बीकॉम सेकंड ईयर के लिए भी थी। थैंक यू।